हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है आपको दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जितने भी राजवंश हुए हैं दोस्तों, उन सभी का पीवाईक्यू वीडियो होगा ये। इससे पहले दोस्तों इस चैनल पर जो है इसका सब्जेक्टिव वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो जाके पहले उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये दक्षिण भारत के इतिहास से दोस्तों जितने भी पीवाईक्यू होंगे, लगभग इसमें दोस्तों 90+ पीवाईक्यू है। इन सभी पीवाईक्यू को दोस्तों एकदम डिटेल्स के साथ इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों। और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या रहा है कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी 9वीं शताब्दी में। तो ये दोस्तों चोल साम्राज्य की नींव विजयालय के द्वारा डाली गई थी। तो चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की, जो कि आरंभ में पल्लवों की एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। इस समय पल्लव एवं पांड्यों में निरंतर संघर्ष चलता रहा था। पांड्यों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार जमा लिया और वहां उसने दुर्गा देवी का एक मंदिर बनवाया। विजयालय ने लगभग 871 ईस्वी तक राज किया था यहाँ पर तंजौर में, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर, जिसके संस्थापक कौन थे? राजराज प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर, याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने जो है ये तंजौर के शिव मंदिर, जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा और लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है दोस्तों। यह द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है। इस विशाल प्रांगण जो 500 × 250 के आकार का है दोस्तों, मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर द्वारपालों की मूर्तियां भी बनी है और इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की आकाश विशाल मूर्ति बनी है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? चोल सम्राट। तो इस समय जो है चोल साम्राज्य का शासक था राजराज प्रथम। तो इसको जरूर याद रखिए। इसी के समय राजराज प्रथम के समय ही तंजौर में दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर, जो शिव मंदिर है और द्रविड़ शैली में निर्मित है, इसका निर्माण किया गया। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था दोस्तों? तो इसका राज्य जो था ये कोरोमंडल और दक्कन के कुछ क्षेत्र में भाग में फैला था। तो इसको याद रखिएगा, ये इसका क्षेत्र है चोल का, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। एक्सप्लेनेशन में देखिएगा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तृत भूभाग दोस्तों प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग जैसे कि उरायूर, कावेरीपट्टनम और तंजावुर, ये उरायूर, कावेरीपट्टनम और तंजावुर आदि चोल के अधिकार में था। उसके बाद दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन, चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो ये तंजौर थी, इसको याद रखिएगा। चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त दोस्तों गंगईकोंड चोलपुरम भी चोल की राजधानी बनी और संगम काल में दोस्तों चोल की राजधानी उरायूर थी, इसको भी आप याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी दोस्तों? तो चोल प्रशासन की विशेषता ये ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता जो है दोस्तों, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, यानी अभी का दोस्तों वर्तमान जो ग्राम पंचायत है उसी तरह का प्रशासन था चोलों में। और ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता है चोल प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता वह असाधारण शक्ति तथा क्षमता है जो स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में
परिलक्षित होता है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतः ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया था। 7 नंबर देखिएगा, चोल युग प्रसिद्ध था दोस्तों निम्न में से किसके लिए? तो ये दोस्तों ग्राम सभा के लिए दोस्तों चोल काल प्रसिद्ध था। 8 नंबर क्वेश्चन सेम है दोस्तों, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था दोस्तों? तो ये चोल शासन काल में उत्तम ग्राम प्रशासन था। 9 नंबर क्वेश्चन, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था दोस्तों? तो ये चोल वंश था, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेख में मिलते हैं वे कहाँ पर है दोस्तों? तो ये उत्तर मेरूर शिलालेख, याद रखिएगा। उत्तर मेरूर शिलालेख में ही दोस्तों चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। आइए एक्सप्लेनेशन देखिएगा। चोल के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, ठीक है। प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम प्रशासन का संचालन करती थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर, कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था दोस्तों? तो ये चोल शासन काल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य जो देखता था उसको कहते थे टोटवारियम, याद रखिए। उसको क्या कहते थे? टोटवारियम, जो उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, टोटवारियम। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों बहुत सारे फैक्ट आपको याद हो जाएगा। चोलकालीन गांव की गतिविधि की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वारियम कहा जाता था, ठीक है। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोटवारियम कहा जाता था, जबकि संवत्सर वारियम वार्षिक समिति को कहते थे। और एरी वारियम जो थे दोस्तों ये तालाब समिति का नाम है, और पोन वारियम जो थे ये स्वर्ण समिति का नाम था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, चोलों ने पांड्य और तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो ये सही है दोस्तों। चोल जो थे इन्होंने पांड्य और चेर दोनों शासकों को पराजित करके प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को वहां भी जीत लिया। तो दोनों सही है दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिएगा एक्सप्लेनेशन, द्रविड़ देश में चोल अधिपत्य की स्थापना वस्तुतः परांतक प्रथम ने की थी, इसको याद रखिएगा। परांतक प्रथम ही दोस्तों चोल शासक था जिन्होंने द्रविड़ देश में चोल अधिपत्य की स्थापना की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। किसने? परांतक प्रथम ने। राजराज प्रथम तंजौर अभिलेख के अनुसार सिंघल यानी श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम ने पांड्य केरल में चेर था दोस्तों, तो चेर के राजाओं का एक संघ बनाया, ठीक है, जो चोल नरेश राजराज प्रथम के विरुद्ध था। किसने बनाया था? सिंघल यानी श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम ने दोस्तों पांड्य और चेर दोनों के साथ राजाओं के साथ एक संघ बनाया और चोल नरेश जो थे राजराज प्रथम इसके विरुद्ध युद्ध करना शुरू किया, ठीक है। किससे पता चला है? राजराज प्रथम तंजौर अभिलेख के अनुसार। इस संघ का भेदन करने के लिए राजराज प्रथम ने सबसे पहले चेर राज्य जो केरल में है वर्तमान में दोस्तों, चेर राज्य पर आक्रमण किया और कंडलूर के मैदान में परास्त किया, ठीक है। राजराज प्रथम एवं उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य भी चढ़ाई की थी। दूसरा है दोस्तों फैक्ट यहाँ से, और तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया तथा दोनों कथन सत्य है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृति प्रायः किसकी है दोस्तों? ये देवाकृति मतलब देव की जो आकृति है दोस्तों ये चतुर्भुज आकार की है, याद रखिएगा, चतुर्भुज आकार की है। ये 95 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा दोस्तों। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने पत्थर और धातु की बहुसंख्यक मूर्ति का निर्माण किया
पाषाण मूर्ति से भी अधिक उन्होंने धातु यानी कांस्य मूर्ति का निर्माण किया था। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां दोस्तों नटराज शिव की है, जो बड़ी संख्या में मिली है और इन्हें शिव की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्रायः चतुर्भुज आकार की है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है दोस्तों? तो ये नटराज की मूर्ति से, जो कि शिव की है। 15 नंबर दोस्तों, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई है दोस्तों ये नटराज शिव की कांसे की मूर्ति। याद रखिए किसकी है? कांसे की मूर्ति है। उसके बाद 16 नंबर, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है दोस्तों? ये चोल कला का उदाहरण है, क्योंकि यह राजराज प्रथम के समय ही निर्मित हुआ था, उस चोल काल में ही। उसके बाद 17 नंबर से देखिएगा कि शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो दक्षिणा मूर्ति जो प्रतिमा है शिव की दोस्तों, वो एक शिक्षक के रूप में उसको प्रदर्शित करती है। याद रखिएगा, शिक्षक के रूप में दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा शिव की। उसके बाद दोस्तों आइएगा 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 72 व्यापारी चीनी में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो ये दोस्तों कुलोत्तुंग प्रथम के समय में जो है, चोल काल में दोस्तों, ये चोल के शासक हैं कुलोत्तुंग प्रथम, इसके समय में दोस्तों 72 व्यापारी जो है चीन भेजे गए थे। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन होगा चोल। चोल दोस्तों नौसेना में भी विकसित था। देखिएगा, चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व, गज और पैदल तीनों सैनिक के साथ साथ दोस्तों इसके पास अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना के सहायता से उन्होंने श्रीविजय, सिंघल मतलब श्रीलंका, मालदीव आदि द्वीप का विजय किया था। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित राजवंश में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकार घोषित कर देते थे दोस्तों? तो ये चोल काल में। देखिएगा, प्राचीन हिंदू राजवंश के सभी सम्राट प्राय अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे। प्राचीन हिंदू राजवंशों के सभी सम्राट, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। यह प्रवृत्ति जो है चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई देती है, लेकिन अन्य वंशों में भी किसी राजकुमार को युवराज का पद देने की सूचना प्राप्त होती, लेकिन चोल में दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित चोल शासक में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था दोस्तों? तो ये राजराज प्रथम का पुत्र है राजेंद्र प्रथम। इन्होंने दोस्तों बंगाल की खाड़ी को चोल का झील स्वरूप प्रदान किया था, राजेंद्र प्रथम ने। देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है दोस्तों कि राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। 1017 ईस्वी में इसने संपूर्ण सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका को जीत लिया और वह सिंघल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया था। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में एक अन्य फैक्ट है कि उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत यानी गंगा घाटी पर आक्रमण किया तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगाईकोंड की उपाधि ग्रहण की तथा गंगाईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए दोस्तों चोलगंगम नाम का विशाल तालाब का भी निर्माण करवाया था। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, गंगाईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो राजेंद्र प्रथम दोस्तों, राजराज प्रथम के प्रिय पुत्र। 23 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों? तो ये राजेंद्र प्रथम ही होगा। 24 देखिएगा, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ किया था दोस्तों? तो ये जल सेना जो है राजराज प्रथम के समय में ही प्रसिद्ध था।
जल सेना। याद रखिएगा, देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक परांतक द्वितीय का पुत्र अरिमोलिवर्मन था दोस्तों। ये परांतक द्वितीय का पुत्र था अरिमोलिवर्मन। ये था दोस्तों चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक, जो 985 ईस्वी में राजराज के नाम से गद्दी पर बैठा था। ठीक है। और यह विजेता के साथ साथ कुशल प्रशासक और महान निर्माता भी था। राजराज प्रथम ने एक अस्थायी सेना और विशाल नौसेना का गठन किया। उसने समस्त भूमि की दोस्तों नाप कराई थी। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कहा कह रहा है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा राजराज प्रथम। ठीक है दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन। उसके बाद देखिएगा 26 नंबर, चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। तो सीलोन पर दोस्तों किस चोल राजा ने, तो राजेंद्र प्रथम, जो राजराज प्रथम का पुत्र है दोस्तों, इन्होंने दोस्तों सीलोन पर विजय प्राप्त किया था। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन ISPR में पूछा हुआ है। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिंघल द्वीप या श्रीलंका विजय, सीलोन मतलब श्रीलंका होता है दोस्तों, इसका कार्य पूर्ण किया था। किसने, राजेंद्र प्रथम ने। यद्यपि राजराज प्रथम ने भी श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था, किंतु संपूर्ण श्रीलंका पर उसका अधिकार नहीं हो पाया था, सिर्फ उत्तरी भाग हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने वहां के शासक महेंद्र पंचम को, किसने, राजेंद्र प्रथम ने वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया, जहां 12 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो गई और संपूर्ण श्रीलंका पर राजेंद्र का अधिकार हो गया। 27 देखिएगा दोस्तों, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। ये कुलोत्तुंग प्रथम था दोस्तों। याद रखिएगा, कुलोत्तुंग प्रथम राजा था, जिसने, चोल राजा था कुलोत्तुंग प्रथम, जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया और उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीर पेरुमाल के साथ कर दिया था। ठीक है दोस्तों, मैंने लड़ाई नहीं किया और अपनी पुत्री का विवाह वीर पेरुमाल, जो श्रीलंका का राजकुमार था, उसके साथ विवाह कर दिया। किसने, कुलोत्तुंग प्रथम, जो कि चोल शासक था। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत के इतिहास के संदर्भ में एरीपति, एरीपति क्या है, शब्द है दोस्तों, इसका इधर इसका विवरण दिया हुआ है। ठीक है, तो एरीपति क्या है, भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशयों के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, उसको एरीपति कहते थे। दूसरा है दोस्तों, दूसरा देखिएगा, दूसरा है तनियूर। तनियूर शब्द जो है दोस्तों, ये एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम का नाम था तनियूर। दूसरा है घटिका। घटिका जो है दोस्तों, प्रायः मंदिर के साथ संबंध विद्यालय था, उसको घटिका कहते हैं। क्वेश्चन कर रहा है सही को सुमेलित कीजिए। तो इसमें दोस्तों दूसरा गलत है, इस शब्द का ये डिफिनीशन नहीं होगा। ग्राम को तनियूर कहा जाता था, पर ये दोस्तों पहला और ये तीसरा सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, पहला और तीसरा। आइए देखिए एक्सप्लेनेशन दोस्तों। एरीपति चोल प्रशासन के अंतर्गत वह भूमि होती थी जिससे मिलने वाला राजस्व जो है अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, एरीपति। ठीक है दोस्तों, 7वीं-8वीं सदी में दक्षिण भारत में घटिका जो है प्रायः मंदिर के साथ संबंध विद्यालय थे, घटिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चोल कालीन स्थानीय प्रशासन में दोस्तों बड़े नगरों में अलग कुर्रम गठित किए जाते थे, जिन्हें तनियूर अथवा तकुरम कहा जाता था। तो तकुरम या तनियूर जो है दोस्तों, ये किसको कहा जाता था, जब स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में जो है अलग से ग्राम संघ गठित किया जाता था, उस ग्राम संघ को ही दोस्तों तनियूर कहा जाता था। ठीक है,
उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है। तो इसमें दिया हुआ है दोस्तों सी और डी, ये दोनों जो है विदेशी व्यापार से संबंधित थी। नानादेशी और मनीग्राम, ये दोनों संस्था जो थी ये विदेशी व्यापार से संबंधित थी। ये देखते हैं, श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति थी। नगरम जो है व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहा जाता था। नगरम जो है दोस्तों व्यापारी के जो लोकल संगठन था उसको कहा जाता था। इस प्रकार के संगठन कांची और मामल्लपुरम में विद्वान थे। लेखों से हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये व्यापारी संघ हैं मणिग्रामम, नानादेशीस, वलैंग, बलंजियर, इदोंगे आदि। ये मणिग्रामम और नानादेशी दोस्तों दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे, तो इसलिए मणिग्रामम और नानादेशी जो है दोस्तों ये विदेशी व्यापारिक संस्था थे, इसको याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगू से जोड़ता था। कल्याण को वेंगी से जोड़ता था दोस्तों। उस व्यापारिक केंद्र का नाम क्या था, तो उसका करेक्ट नाम है तगर। याद रखिएगा तगर। तगर जो है दोस्तों प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था तगर, जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था। ये तगर देखिएगा, एक्सप्लेनेशन क्या है कि तगर जो है ये प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण और वेंगी के बीच में स्थित था तगर। याद रखिएगा इसको दोस्तों। इसमें जो है ना वर्ड को बात याद रखिएगा, मोड से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था दोस्तों, तो चालुक्य वंश का सबसे महान पुलकेशिन द्वितीय था, इसको जरूर याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिला को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। किस वंश में दोस्तों, तो चालुक्य वंश में जो है महिला को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किया जाता था। याद रखिएगा चालुक्य वंश, ठीक है दोस्तों, चालुक्य वंश आप याद रखिएगा। देखिएगा चालुक्यों के शासन में प्रायः महिला को उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था। विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। वह एक अच्छी कवित्री भी थी। विजयादित्य ने अपनी छोटी बहन कुमकुम देवी के कहने पर एक विद्वान ब्राह्मण को एक गांव दान में दिया। कीर्तिवर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी के उसके साथ रक्तपुर के स्कंधावार में उपस्थित रहने के उल्लेख मिलते हैं। इस वंश की विजय भट्टारिका ने कुशलतापूर्वक शासन संचालित किया था। अगला है दोस्तों 33 नंबर, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, तो चालुक्य की राजधानी दोस्तों वातापी थी। याद रखिएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है, तो ये दोस्तों एहोल अभिलेख में उत्तीर्ण हुआ है कवि कालिदास का, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के समय का है। देखिएगा एहोल प्रशस्ति बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है। इस लेख में की भाषा जो है दोस्तों ये संस्कृत है तथा लिपि दक्षिण ब्राह्मणी है। इस लेख की रचना जो है रवि कीर्ति ने की थी एहोल की, ठीक है। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास और भारवी के समान यश प्राप्त किया है। किसने, कालिदास, ठीक है। इस अभिलेख में कालिदास के नाम का भी उल्लेख किया गया है एहोल प्रशस्ति में। 35 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है दोस्तों ये पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख में, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में दोस्तों प्राप्त या यवन प्रिय शब्द घोतक था दोस्तों। तो यवन प्रिय शब्द जो दोस्तों ये काली मिर्च के लिए यूज होता था, ठीक है, क्योंकि ये यूनान और रोम दोस्तों इसे अधिक पसंद करते थे काली मिर्च को, और काली मिर्च को ही दोस्तों संस्कृत ग्रंथ में यवन प्रिय कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों तोल्काप्पियम ग्रंथ। तोल्काप्पियम ग्रंथ जो है एक व्याकरण और काव्य से संबंधित है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तोल्काप्पियम और इसके निर्माता थे दोस्तों तोल्काप्पियर जो है
त्वल्कापियम के रचयिता थे त्वल्कापियर, और ये ऋषि अगस्त के 12 ज्योतिषी में से एक थे त्वल्कापियर। ठीक है, और यह तमिल व्याकरण ग्रंथ है दोस्तों, और इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। 38 नंबर क्वेश्चन, संगम साहित्य में त्वल्कापियम एक ग्रंथ है दोस्तों, ये तमिल व्याकरण का ग्रंथ है त्वल्कापियम। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है? ये इलंगो जो है दोस्तों, ये शिल्पाधिकारम का लेखक है, और ये संगम साहित्य का दोस्तों महत्वपूर्ण काव्य है, और इसका लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। तो याद रखिएगा, करिकाल का ही दोस्तों पौत्र का नाम है इलंगो, इन्होंने शिल्पाधिकारम की रचना की थी। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इधर मैचिंग टाइप का है। तिरुकुरल, त्वल्कापियम, शिल्पाधिकारम और मणिमेकले। तो ये जो है दोस्तों तिरुकुलर जो है ये दर्शन से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। तिरुकुलर जो है ये दर्शन से संबंधित है। त्वल्कापियम जो है दोस्तों ये व्याकरण ग्रंथ है, चौथा हो जाएगा। शिल्पाधिकारम जो है दोस्तों ये प्रेम कथा से संबंधित है, शिल्पाधिकारम यानी काव्य ग्रंथ है, इसको याद रखिएगा। और मणिमेकले जो है दोस्तों, ये मणिमेकले याद रखिए, ये वाणिक कथा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अरिकामेडु के खुदाई से दोस्तों ये प्राप्त होता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना दोस्तों ये अरिकामेडु पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है, इसको याद रखिएगा। और यही दोस्तों अरिकामेडु की खुदाई से पेरिप्लस नामक दोस्तों एक जो है रचना मिली है, जिसमें दोस्तों इसका जिक्र किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अरिकामेडु जो कि तमिलनाडु में है दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है पोर्डू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था? ये जो बंदरगाह है दोस्तों, कौन सा बंदरगाह पोर्डू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को पता था या ज्ञात था दोस्तों? तो ये अरिकामेडु बंदरगाह जो था दोस्तों, जो पोर्डू के नाम से जाना जाता था, किसमें? पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में, क्योंकि इसके लेखक दोस्तों इस बंदरगाह को पोर्डू के नाम से जाना जाता, अरिकामेडु बंदरगाह को। 43 नंबर, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रोमन बस्ती अरिकामेडु से प्राप्त हुई है। 44 नंबर दोस्तों, एम्फोरा जार होता है दोस्तों, तो यह एक जो है लंबा एवं दोनों तरफ हथियारदार जार होता है। एम्फोरा जार लंबा और दोनों तरफ हथियारदार। ठीक है दोस्तों, और ये जो है देखिएगा एक्सप्लेनेशन, एम्फोरा जार एक लंबी और संकीर्ण गर्दन वाला दोनों तरफ हथियारदार जार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग दोस्तों तेल और शराब को रखने के लिए किया जाता था। अरिकामेडु के उत्खनन से दोस्तों रोम आयातित इस जार के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? अरिकामेडु में। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित राजवंश में से किसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है दोस्तों? तो संगम साहित्य में मात्र चेर, चोल, पांडव 3 वंशों का दोस्तों उल्लेख मिलता है। ये कदम वंश का उल्लेख नहीं मिलता है संगम साहित्य में, तो इसको याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था दोस्तों? तो चेर, चोल, पांडव था, ये पल्लव भी नहीं था संगम युग के राजवंश। उसके बाद 47 में देखिएगा, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है दोस्तों? तो ये धार्मिक कविता का संकलन कुरल में किया गया है, जो कि एक तमिल भाषा है दोस्तों में किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, कुरल तमिल साहित्य का बाइबल और लघुवेद माना जाता है। इसे मुपाल भी कहा जाता है, और इसकी रचना दोस्तों कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर जो है ये ब्रह्मा के अवतार माने जाते हैं। तो तिरुवल्लुवर ही दोस्तों ये कुरल जो तमिल साहित्य का बाइबल है दोस्तों उसकी रचना की थी। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित तमिल ग्रंथ में से किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो कुरल को।
जो कि तमिल भाषा में है। 49 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था दोस्तों? तो तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था कंबन। याद रखिएगा, कंबन जो है दोस्तों ये तमिल रामायण का लेखक था। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में बोल रहा है कि तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सिद्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। ये सही है दोस्तों। दूसरा है कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे पुनर्जन्म पर, और जाति अधिकरम को अस्वीकार करते थे। तो ये भी सही है दोस्तों। बोल रहा है कौन सी सही है, तो दोनों कथन सही है मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। देखिएगा, तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा तथा कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया है। किसने? लिंगायत ने। इनका विश्वास था कि मृत्युपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। यानी इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकार दिया लिंगायत ने दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों मैचिंग है गुप्त, चंदेल, चालुक्य, पल्लव। इधर इसका बादामी, पनमल्ले, खजुराहो और देवगढ़ है दोस्तों। तो ये दोस्तों चंदेल जो है ये खजुराहो में मंदिर बनवाया था, तो चंदेल खजुराहो से हो जाएगा। गुप्त जो है दोस्तों ये देवगढ़ का मंदिर बनवाया था, तो गुप्त का ये हो जाएगा। चालुक्य का दोस्तों राजधानी बादामी कह सकते हैं, तो बादामी से चालुक्य संबंधित था। पल्लव जो है दोस्तों ये पनमल्लई से संबंधित था, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था दोस्तों? तो व्यापारी का निगम था प्राचीन काल में मणिग्रामम। याद रखिएगा, मणिग्रामम जो था दोस्तों ये प्राचीन भारत में व्यापारी का निगम था। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध जो है दोस्तों ये चोल और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। इसको जरूर याद रखिएगा, चोल और राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था तक्कोलम का युद्ध। इसमें देखिएगा, प्रांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोल को परास्त किया था। यानी राष्ट्रकूट और चोल के बीच हुआ था, और तंजौर पर जो है राष्ट्रकूट शासक जो अधिकार कर लिया दोस्तों, और कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजायुकोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है, कृष्ण तृतीय जो है ये तंजायुकोंड की उपाधि धारण, चूंकि ये इन्होंने तंजौर पर अधिकार कर लिया। और ये कृष्ण तृतीय कौन था दोस्तों? ये राष्ट्रकूट शासक था। उसके बाद आइए 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चोल साम्राज्य को अंत तक किसने समाप्त किया? तो चोल साम्राज्य को दोस्तों मलिक काफूर, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी किसने समाप्त किया था? चोल साम्राज्य को दोस्तों किसने समाप्त किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मलिक काफूर जो है, इन्होंने ही चोल साम्राज्य को समाप्त किया था। याद रखिएगा, मलिक काफूर। 55 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात था? तो संगम युग में दोस्तों उरायूर जो था ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसको याद रखिए, जो कि कावेरी नदी के दोस्तों तट पर स्थित था। देखिए ना, तिरुचिरापल्ली में, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरायूर संगम कालीन का महत्वपूर्ण नगर है। और उरायूर दोस्तों सूती वस्त्रों के उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र था, और इसका विवरण जो है हमको पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी में भी मिलता है। याद रखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पांड्य राज्य की जीवन रेखा लाइफ लाइन कह सकते हैं। पांड्य राज्य की दोस्तों लाइफ लाइन जीवन रेखा कौन सी नदी को माना जाता है दोस्तों? तो ये वेंगी नदी को माना जाता है। इसका देखिएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों डी, वेंगी नदी को दोस्तों पांड्य राज्य की लाइफ लाइन माना जाता है। ठीक है,
देखिए पांड्य राज्य की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा वेंगी नदी को माना जाता है। पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है 57 नंबर क्वेश्चन, संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे। तो पश्चिमी तट पर दोस्तों संगम तट पत्तन स्थित है बंदरगाह। तो नीचे दिए गए कुछ को सही उत्तर चुनिए। तो संगम तट जो संगम पत्तन जो था बंदरगाह दोस्तों, ये पश्चिमी तट पर, उसको तोंडी और मुसीरी, याद रखिएगा, तोंडी और मुसीरी कहते थे। ठीक है दोस्तों, तोंडी और मुसीरी ये दोनों जो थे दोस्तों, ये पश्चिमी तट पर स्थित था संगम बंदरगाह पत्तन। ये 2 हो जाएगा, 3 और 4, ऐसे 4 है दोस्तों। देखिएगा एक्सप्लेनेशन में दिया है कि एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक जो है पेरिपल्स ऑफ द एथियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाह की सूची मिलती है। इसमें से जो है नौरा, तोंडी, मुसीरी और नेलीसंडा ये पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह है। तो ये चारों को याद रखिए, नौरा, तोंडी, मुसीरी और नेलीसंडा। 58 नंबर देखिएगा, संगमकालीन साहित्य में कोन, को और मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे दोस्तों? तो ये कोन, को और मन्नन शब्द जो है संगम काल में साहित्य में राजा के लिए प्रयोग होते थे। 59 नंबर देखिएगा, तृतीय संगम हुआ था दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मदुरई में हुआ था। ठीक है, मदुरई याद रखिएगा दोस्तों, इसका ये आप याद रख लीजिएगा, आपको सारा याद हो जाएगा। प्रथम संगम कहाँ मदुरई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था। द्वितीय संगम दोस्तों कपाटपुरम में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि और बाद में इसका शिष्य था दोस्तों तोल्कापियर, इन्होंने किया था। तृतीय संगम दोस्तों इसका स्थान मदुरई में है दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता नकीरर ने किया था तृतीय संगम की। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? किस ऋषि के बारे में कहा जाता है दोस्तों? तो दक्षिण भारत का आर्यकरण जो है ये अगस्त ऋषि ने किया था, यानी अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है। 61 देखिएगा, मैचिंग है, चालुक, पल्लव, हर्ष, पांडव, इधर मदुरई, कन्नौज, बादामी, कांचीपुरम। तो ये जो है दोस्तों हर्ष का कन्नौज था राजधानी, पांडव का दोस्तों मदुरई होगा, पांडव का कहाँ होगा? मदुरई होगा। चालुक्य का दोस्तों बादामी होगा, चालुक्य का, और ये पल्लव जो है दोस्तों इसका हो जाएगा कांचीपुरम। पल्लव का कहाँ हो जाएगा राजधानी? कांचीपुरम। तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों 62 नंबर देखिएगा, कौन सी जोड़ी 6 से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का। पल्लव का कांचीपुरम दोस्तों राजधानी थी, सही है। पांड्य का दोस्तों, पांडव का जो पांड्य का था ये मदुरै, सही है। चोल का दोस्तों राजधानी तंजौर, ये भी सही है। चेर की राजधानी दोस्तों ये जो दिया है पुडुचेरी, ये नहीं था दोस्तों, इसको गलत कर दीजिएगा। ये दोस्तों चेर की राजधानी नहीं थी पुडुचेरी, चूँकि ये दोस्तों पुडुचेरी जो है ये पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि चेर की राजधानी आधुनिक जो केरल प्रांत है दोस्तों वो था चेर की राजधानी, और पुडुचेरी आता है तमिलनाडु में, मद्रास के आस को कहते थे के आसपास दोस्तों, चेन्नई के आसपास। ठीक, तो इसलिए ये गलत है दोस्तों, सुमेलित नहीं है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं। यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, चेर राज्य जो है आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था, यानी कोरोमंडल तट के आसपास, जिसके अंतर्गत दोस्तों ट्रावनकोर, कोचीन तथा मालाबार का कुछ भाग सम्मिलित था। चेर राज्य की राजधानी वांजी अथवा वांची थी, जबकि अन्य विकल्प सही सुमेलित। तो इसको याद रखें, चेर राज्य की राजधानी क्या थी? वांजी या वांची, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 70 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चेर राज्य की राजधानी क्या थी। और ये केरल प्रांत यानी कोरोमंडल तट, कोरोमंडल नहीं दोस्तों सॉरी, मालाबार तट पर पड़ता है केरल, कोरोमंडल तो तमिलनाडु हो गया, मालाबार तट पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्य के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंध का विवरण दिया है?
कौन से चीनी यात्री दोस्तों? चालुक्य के शासनकाल में। तो ये चालुक्य के शासनकाल में दोस्तों मातवालीन, याद रखिएगा, मातवालीन जो है दोस्तों ये चीनी यात्री था जिन्होंने चालुक्य के शासनकाल में चीन और भारत के संबंध का विवरण दिया है। 64 देखिएगा, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? तो चालुक्य जो था दोस्तों इन्होंने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था, चालुक्य वंश। ठीक है, राजपूत, मौर्य और गुप्त जिन्होंने उत्तर भारत पर शासन किया था, चालुक्य नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चालुक्य वंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया, इनका शासन मुख्यतः जो है दक्कन और दक्षिण भारत में केंद्रित था। ठीक है, इनकी राजधानी बादामी कहिए या वातापी कहिए, ये थी। पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों बादामी के चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, या ठीक है, बादामी चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों, ठीक, जिसने हर्षवर्धन को समतः पराजित किया था। और इसके अतिरिक्त चालुक्यों की कुछ छोटी छोटी शाखा भी थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था कल्याणी के चालुक्य। उसके बाद दोस्तों कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो वनवासी थी, इसको याद रखिएगा। कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिएगा दोस्तों दिया है, चोल की राजधानी तंजौर थी, पल्लवों की राजधानी कांची या कांचीपुरम थी दोस्तों, और बादामी के चालुक्यों की मतलब चालुक्यों की राजधानी बादामी थी। तो इसको भी याद रखिएगा, चालुक्य की राजधानी बादामी, चोल की तंजौर और पल्लव की कांचीपुरम। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? किस राज्य में? काकतीय राज्य में दोस्तों अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन यानी समुद्र बंदरगाह था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मोटुपल्लू, मोटुपल्ली, याद रखिएगा। मोटुपल्ली जो था दोस्तों, ये मोटुपल्ली ये काकतीय राज्य में दोस्तों महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह था, समुद्री पत्तन था, मोटीपल्ली, मोटुपल्ली, याद रखिएगा। यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, देखिएगा 2017 के प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है यही, मोटुपल्ली। मोटुपल्ली काकतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था दोस्तों, सी पोर्ट कह सकते हैं। यह समुद्र पत्तन वर्तमान में दोस्तों आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। इटली यात्री जो था मार्को पोलो, इन्होंने इस स्थान का दौरा किया था। मार्को पोलो ने काकतीय राजाओं के शासनकाल के दौरान के आंध्र प्रदेश की समृद्धि और शक्ति के बारे में उल्लेख किया है। 13वीं शताब्दी के मध्य के गणपति राजाओं के द्वारा जारी मोटुपल्ली शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि इस पत्तन से कपूर, गुलाब का पानी, हाथी दांत, मोती, मूंगा, रेशम, काली मिर्च आदि वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। इस समुद्री पट्टन से दोस्तों मोटुपल्ली शिलालेख से पता चल रहा है। ठीक है, और ये काकतीय राजवंश से संबंधित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? दक्षिण भारत के कौन से वंश के राजा? दक्षिण भारत के कौन से वंश के राजा दोस्तों रोम राज्य में एक दूत 26 BC में ईसा पूर्व में भेजा था? तो रोम में दोस्तों पांड्य राज्य, याद रखिएगा, पांड्य। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो ये दोस्तों मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है, इसको याद रखिएगा, मदुरई में स्थित है। और मदुरई जो है दोस्तों ये पांड्य की राजधानी है, मदुरई जो है ये पांड्यों की राजधानी है। ठीक है, संगम काल में प्रथम और तृतीय संगम यहीं आयोजित हुआ था। प्रथम और तृतीय संगम जो है दोस्तों मदुरई में ही हुआ था। प्रथम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था और तृतीय की अध्यक्षता दोस्तों नकीरर ने किया था। 69 देखिए गंगा मीनाक्षी मंदिर यहाँ अवस्थित है दोस्तों। तो ये मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मैचिंग है। मीनाक्षी मंदिर दिया है, वेंकटेश्वर मंदिर दिया है, महाकाल मंदिर दिया है, बेलूर मठ दिया है। इधर तिरुमाल जो आंध्र प्रदेश में, मदुरई दोस्तों बालाजी विश्वनाथ, हावड़ा पश्चिम बंगाल, उज्जैन। तो अभी जस्ट पढ़े दोस्तों मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में है, तो 1 का 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों देखिएगा वेंकटेश्वर मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है, तिरुमाल जगह पर, तिरुमाल नामक स्थान पर वेंकटेश्वर मंदिर है आंध्र प्रदेश में।
महाकाल मंदिर जो है दोस्तों ये उज्जैन में है, इसको याद रखिएगा। और बेलूर मठ जो है दोस्तों ये हावड़ा में है, पश्चिम बंगाल में है। हावड़ा दोस्तों वहाँ पर बेलूर मठ है, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये MPPCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। और देखिएगा यहाँ मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पांड्य राजा ने अपनी राजधानी मदुरई में, यानी मदुरई दोस्तों पांड्य राजाओं की राजधानी है। महाकाल मंदिर उज्जैन में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर दोस्तों तिरुमाल आंध्र प्रदेश में स्थित है। बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी दोस्तों, बेलूर मठ में। ठीक है, इसको याद रखिए। अभी प्रश्न में हावड़ा पश्चिम बंगाल दिया गया है, तो ये भी हो सकता है पश्चिम बंगाल में है बेलूर मठ। ठीक है दोस्तों, तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में प्राचीन साहित्य और साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।